दो पत्नियों का मर्डर, 10 साल बाद भी नहीं मिली एक की लाश। झूठ पकड़ने वाली मशीन को भी दिया धोखा। दोस्तों, ये खबर राजस्थान के जोधपुर की है। आपने दृश्यम मूवी देखी होगी। फिल्म का नायक शव को ऐसी जगह दफनाता है कि पुलिस उसे कभी ढूंढ ही नहीं पाती है। कानूनी दावपेच से ही पुलिस को चकमा देता रहता है। जोधपुर में एक 10वीं पास सातिर ने ऐसी ही कहानी रची और सीआईडी सीबीआई तक को चकमा दे दिया। 27 साल में उसने 2 शादियां की, दोनों पत्नियों की हत्या कर दी। पहली पत्नी का शव आज तक नहीं मिल पाया है। सीबीआई ने उसका नार्को टेस्ट और लाई डिटेक्टर टेस्ट भी करवाए, लेकिन राज नहीं उगलवा पाई। हाल ही में दूसरी पत्नी के मर्डर के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो कारनामे सामने आए। एक बार फिर पुलिस को शक हुआ कि उसने पहली पत्नी की लाश कहीं घर में ही दफनाई है। जेसीबी बुलवाकर 16 फीट गहरी गड्ढा खुदवाई गई, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। जोधपुर के बोरुंडा में भंवरिया की ढाणी में रहने वाला रामदेव, जिनकी उम्र 45 वर्ष थी, पुत्र लाभूराम भंवरिया हाईब्रिड पशुपालन का काम करता है। वो अच्छे ब्रीड की बकरियां, गाय खरीद कर फिर ज़्यादा कीमत पर बेचता है। रामदेव की पहली शादी 22 मई 1997 को मेड़ता के चुंदिया निवासी सुमन उर्फ सुम्मा, जिनकी उम्र 44 वर्ष थी, पुत्री शंकरलाल जाट से हुई थी। बेटे को कैंसर बताकर ससुर से पैसे उधार लिए। सुमन भांवरिया के पिता शंकरलाल ने बताया कि रामदेव और सुमन के 2 बेटे हुए। बड़ा बेटा निर्मल, जिसकी उम्र 20 वर्ष, और छोटा बेटा सुशील, जिसकी उम्र 16 वर्ष है। रामदेव ने साल 2011 में बेटे को कैंसर बताकर अपने ससुर से 1 लाख से ज़्यादा रुपए ऐंठ लिए। बाद में बेटी से बात की तो उसकी पोल खुल गई। इसके बाद रामदेव ने सुमन को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। इतना पीटा कि हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। पत्नी को अफेयर का पता लगने पर विवाद हुआ। साल 2013 में रामदेव का किसी लड़की से अफेयर चल रहा था। सुमन को पता लगा तो दोनों में विवाद होने लगा। रामदेव ने सुमन के साथ फिर से मारपीट की। सुमन ने फ़ोन कर बताया कि उसके पिता ने अपने भाई धर्मानाम को बेटी से मिलने 4 जुलाई 2013 को ससुराल भेजा। रामदेव ने खौफ के चलते सुमन अपने चाचा को कुछ नहीं बता पाई। अचानक सुमन घर से गायब हो गई, बताई फिल्मी कहानी। कुछ दिनों बाद सुमन के पिता शंकरलाल को ससुराल से कुछ लोगों ने फ़ोन करके बताया कि आपकी बेटी काफ़ी दिनों से दिखाई नहीं दे रही है। इस पर शंकरलाल अपनी बेटी को देखने घर पहुंचे तो पता चला कि सुमन कई दिनों से लापता है। रामदेव ने 7 जुलाई 2013 को उसकी गुमशुदगी भी बोरुंडा थाने में करवा दी थी, लेकिन किसी को बताया नहीं था। पूछने पर रामदेव ने बताया कि उनकी बेटी अचानक सुबह घर से सारे गहने लेकर गायब हो गई। शंकरलाल को रामदेव की बातों पर शक होने लगा। इस पर उन्होंने बोरुंडा थाने में 9 जुलाई को रामदेव के खिलाफ बेटी के साथ अनहोनी करने का मामला दर्ज करवा दिया। एफआईआर दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने सुमन को ढूंढने के प्रयास नहीं किए। पत्नी को बदनाम करने के लिए चाचा से अफेयर का आरोप लगाया। शंकरलाल ने पुलिस अधिकारियों से बेटी की तलाश का दबाव बनाया तो रामदेव ने अपना शातिर दिमाग लगाया। 22 अक्टूबर 2013 को रामदेव ने पत्नी सुमन और उसके चाचा के बीच अफेयर और ससुर पर ही पत्नी को गायब करने का मामला दर्ज करवा दिया। रामदेव हर बार पुलिस से बचने के लिए पीड़ितों के खिलाफ कई मामले दर्ज करवाकर उन्हें पुलिस की कार्रवाई में उलझा देता था। सीआईडी नहीं ढूंढ पाई, सीबीआई को केस दिया। कई महीनों तक सुमन का पता नहीं चला तो पिता शंकरलाल ने साल 2013 में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई। अब केस की जांच सीआईडी को सौंप दी गई। इतने समय बाद जांच करने के कारण सीआईडी को 2 साल तक तो कोई अहम सबूत नहीं मिले और न ही सुमन का शव मिला। इसके बाद मामले की जांच 8 मई 2015 को सीबीआई को सौंप दी गई।
सीबीआई ने केस नंबर 8926 नंबर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने नार्को और लाई डिटेक्टर टेस्ट कराए। सीबीआई ने सुमन भामरिया के लापता होने के 3 साल बाद मामले की जांच शुरू की। इतने साल बाद सुमन के लापता होने से संबंधित अहम सुराग नहीं मिल पाए। इधर रामदेव और उसका परिवार भी इस राज को दबाए बैठा था। सीबीआई ने आरोपी रामदेव भामरिया, उसकी मां बिदामी देवी और सुमन के चाचा धर्माराम का अहमदाबाद से नार्को टेस्ट करवाया गया। नार्को टेस्ट में भी सीबीआई के हाथ कुछ नहीं लगा। आरोपी रामदेव के पिता लाभूराम ने नार्को टेस्ट कराने से मना कर दिया था। इस पर सीबीआई ने आरोपियों का लाई डिटेक्टर टेस्ट दिल्ली में करवाया गया। यहाँ भी सीबीआई किसी मुकाम तक नहीं पहुँच पाई। 5 साल तक सीबीआई खाली हाथ लड़की भागकर की दूसरी शादी। 5 साल तक सीबीआई को जांच में कोई सुराग नहीं मिला। अब रामदेव बेखौफ था। उसने बोरुंडा के पास गढ़सूरिया में रहने वाली नाबालिग इंदिरा को अपने प्यार के जाल में फंसाया। फिर 15 जुलाई 2018 को उसके बालिग होते ही रात को घर से भगाकर ले गया और आर्य समाज में शादी कर ली। इंदिरा के घर वाले जब अपनी बेटी को लेने रामदेव के घर गए तो उसने उन्हें डरा धमका कर भगा दिया। रामदेव के नसबंदी कराने से दूसरी पत्नी से झगड़े होने लगे। रामदेव ने कुछ साल पहले अपनी नसबंदी करा ली थी। इस बात की जानकारी इंदिरा को नहीं थी। शादी के बाद जब इंदिरा को पता लगा कि रामदेव के नसबंदी करवा रखी है और वो कभी मां नहीं बन सकेगी, तो दोनों के बीच झगड़े होने लगे। रामदेव हर दिन इंदिरा के साथ मारपीट करने लगा। उसे खेत में बनी एक झोपड़ी में बंद करके रखने लगा। पहले मारपीट की, फिर इंदिरा को जहर देकर मार दिया। इंदिरा के पिता दयाल राम ने बताया कि हम लोग 14 मार्च 2023 को इंदिरा को लेने रामदेव के घर गए थे। रामदेव ने बेटी से मिलने नहीं दिया था, डरा धमका कर हमें भगा दिया। इसके बाद 15 मार्च को पुलिस ने फ़ोन करके बताया कि आपकी बेटी जोधपुर हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं जोधपुर के एमडीएम हॉस्पिटल गया तो पता लगा कि रामदेव ने उसके साथ मारपीट की, फिर उसे कीटनाशक पिला दिया था। हॉस्पिटल में भर्ती करवाकर वह फरार भी हो गया था। इंदिरा की मौत के बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। 18 मार्च को इलाज के दौरान इंदिरा की मौत हो गई। उसके शरीर पर रस्सी से बांधने और चोट के निशान थे। पुलिस ने हत्या के आरोप में रामदेव को गिरफ्तार कर लिया। इंदिरा के पिता का आरोप है कि हत्या में रामदेव के पिता लाभूराम, मां बिदामी देवी, रामदेव के बेटे निर्मल और सुशील भी शामिल थे। इन्हें पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। पुलिस ने जब इंदिरा की हत्या के आरोप में रामदेव को गिरफ्तार किया तो उसकी पहली पत्नी सुमन भामरिया के परिजन भी थाने पहुंच गए। रामदेव की दोनों पत्नियां इंदिरा और सुमन के परिजनों ने थाने में पहुंचकर रामदेव और उसके परिजनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग के लेकर ज्ञापन सौंप दिया। परिजनों का आरोप है कि रामदेव और उसके परिवार वालों ने पहली पत्नी की भी हत्या कर दी और 100 ठिकाने लगा दिया था। रामदेव के साथ उसके पिता और मां और अन्य आरोपियों के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करे। सुमन की बॉडी की तलाश में घर के सीवरेज में खुदाई की। पुलिस ने रामदेव को दूसरी पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार करने के बाद पहली पत्नी के गायब होने के मामले में भी पूछताछ की। पुराने केस से जुड़े जांच अधिकारियों से भी पता की तो पता लगा कि सुमन जब घर से लापता हुई तब रामदेव के घर में सीवरेज का काम चल रहा था। ऐसे में पुलिस को संदेह हुआ कि रामदेव ने सुमन की हत्या कर शव को सीवरेज में तो नहीं छुपा दिया। इस पर पुलिस ने होली से 2 दिन पहले यानी 22 मार्च को घर के अंदर बने सीवरेज की खुदाई की। करीब 16 घंटे तक जेसीबी से चली खुदाई में पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। सुमन की डेड बॉडी अभी भी रहस्य बनी हुई है। 10वीं पास सातिर अपराधी ऐसे करता है बचाव। पहली पत्नी का केस, पहले गुमशुदगी दर्ज कराई, फिर पत्नी का चाचा से अफेयर बताकर छवि खराब की। सुमन भामरिया के गायब होते ही ससुराल में
पता लगने से पहले 7 जुलाई 2013 को उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई ताकि उस पर कोई शक नहीं करे। ससुर ने हत्या का आरोप लगाया तो उसने ससुर पर ही अपनी बेटी की देह व्यापार कराने और चाचा से अफेयर होने के बाद पत्नी की हत्या करने का झूठा मामला दर्ज करा दिया। बाद में पुलिस ने मामला झूठा निकलने पर इसमें एफआईआर लगा दी। दूसरी पत्नी का केस। पत्नी की हत्या कर अपने दुश्मन पर पत्नी का रेप करने और सुसाइड का केस दर्ज कराया। दूसरी पत्नी यानी इंदिरा की कीटनाशक पिलाकर हत्या कर दी। जिस दौरान इंदिरा का अस्पताल में इलाज चल रहा था तभी रामदेव ने अपने बचाव के लिए बिलाड़ा थाने में एक मामला दर्ज करवाया। रामदेव का विजय पटेल नाम के शख्स से विवाद चल रहा था। उसने बिलाड़ा थाने में रिपोर्ट दी कि विजय पटेल नाम के शख्स ने मेरे घर आकर मेरी पत्नी के साथ मारपीट कर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद लोकलाज के डर से मेरी पत्नी ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। कोचिंग सेंटर में फीस माफ़ करने के लिए बच्चों को किडनैपिंग का झूठा केस किया। रामदेव के दोनों बच्चे नागौर के कोचिंग सेंटर में कोचिंग कर रहे थे। यहाँ का 1 लाख रुपए फीस बकाया था। रामदेव ने फीस माफ़ करने के लिए कोचिंग सेंटर के संचालक पर बच्चों के साथ मारपीट करने और उनका किडनैप करने का मामला दर्ज करवाया था। उसने कोचिंग सेंटर के संचालक को फीस माफ़ करने पर केस वापस लेने की धमकी दी। बोरुंडा थाना अधिकारी देवकिशन ने कहा कि रामदेव ने पूछताछ में बताया कि उसने इंदिरा के साथ मारपीट के बाद उसे कीटनाशक यानी जहर पिलाकर हत्या कर दी। हत्या के कारणों और अन्य आरोपियों की भी जांच पड़ताल कर रहे हैं। पहली पत्नी सुमन भांवरिया के शव की तलाश घर के अंदर बने सीवरेज की खुदाई भी की गई थी। सुमन का भी पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। 31 साल पुराना कुम्भेर कांड। दलितों की बस्तियां जलाई, सारेआम औरत के कपड़े फाड़े। दोस्तों ये खबर राजस्थान के जोधपुर की है। 6 जून 1992 की सुबह राजस्थान के कुम्भेर में ऐसी जातीय हिंसा भड़की कि भीड़ ने 16 दलितों की निर्मम हत्या कर दी। ये राजस्थान का अब तक का सबसे बड़ा हत्याकांड है। हजारों लोग लाठी, फरसे, बंदूक, हथगोले लेकर दलित मोहल्ले में घुस गए। जो भी सामने आया उससे मारते गए। कई लोगों को जिंदा जलाकर घरों में आग लगा दी। औरत को नग्न कर उनके साथ अश्लीलता की गई। दबंगई का यह खूनी खेल दिन भर चलता रहा। इस हिंसा के बाद सांसद एवं विधानसभा से लेकर सड़कों पर आंदोलन हुए। मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। अब 30 सितंबर 2023 को 31 साल बाद भरतपुर की SC/ST कोर्ट ने कुम्भेर कांड में फैसला दिया है। इस मामले में 9 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं 41 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। 31 साल पहले राजस्थान में हुई सबसे बड़ी जातीय हिंसा की कहानी को जानने के लिए हमारी टीम भरतपुर के कुम्भेर पहुंची। हम सबसे पहले कुम्भेर कस्बे से 3 किलोमीटर दूर चामुंडा माता मंदिर पहुँचे। ये वो जगह थी जहाँ पर कुम्भेर हत्याकांड से पहले महापंचायत हुई थी। यहाँ हमें स्थानीय निवासी आज़ाद खेम सिंह फैजदार मिले। कुम्भेर कांड के वक्त वो कॉलेज स्टूडेंट थे। उन्होंने बताया कि चामुंडा माता मंदिर के पास इस टीले को पेंगोर कहा जाता है। इस पेंगोर के आसपास के 12 गांव जुड़े हुए हैं। एक फिल्म के टिकट पर शुरू हुआ विवाद। इन गांवों के युवा लड़के तब कुम्भेर के संजय टाकीज में नौकरी करते थे। इस हत्याकांड की कहानी की शुरुआत 1 जून 1992 को हुई। उस दिन कुम्भेर की दलित बस्तियां बड़ा मोहल्ला, नाहरगंज, डिगगेट, सेठ का मठ मोहल्ला के कुछ लड़के वहां फिल्म देखने आए थे। इस दौरान टिकट खरीदने को लेकर बहसबाजी हो गई। थोड़ी ही देर बाद ये विवाद मारपीट में बदल गया। इससे गुस्साए कुम्भेर के दलित समाज के लोगों ने सिनेमा हॉल में तोड़फोड़ कर दी। जैसे तैसे कुम्भेर थाना पुलिस ने दोनों पक्षों की एफआईआर दर्ज कर मामले को शांत कराया। 2 दिन बाद 3 जून 1992 को दलित समाज के कुछ लोग जो पेंगोर के गांव में मजदूरी के लिए जाते थे,
शाम को वापस लौट रहे थे। तब नगला डांडू इलाके में उन पर कुछ लड़कों ने हमला कर दिया। जिन पर हमला किया उनका सिनेमा में हुई मारपीट से कोई संबंध नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें पीटा गया। इस घटना ने दो समाजों में आग लगाने और उसमें घी डालने का काम किया। 4 जून 1992 की सुबह कुम्भेर में दलित समाज के लोगों ने मारपीट की घटना के विरोध प्रदर्शन शुरू किया। उन दिनों भरतपुर से कुम्भेर होते हुए हरियाणा रोडवेज की बस चलती थी। प्रदर्शनकारियों ने बस रुकवाकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। आरोप है कि महिला सवारियों के साथ अभद्रता की गई। कई लोगों को पीटा गया। इस घटना की जानकारी धीरे धीरे पेंगोर इलाके में पहुंची तो लोग जुटने लगे। 2 दिन तक घटना के विरोध में छोटी छोटी पंचायतें शुरू हो गई। दूसरे गुट के लोगों ने पेंगोर के गांव से कुम्भेर की तरफ जाने वाली पानी की लाइन काट दी। हालत तक ये थी कि दोनों तरफ से आवाजाही रोक दी गई, लेकिन गुपचुप तरीके से दोनों ही तरफ से बड़ी लड़ाई की तैयारियां होने लगी। पुलिस प्रशासन लगातार समझाइश कर रहा था, लेकिन कोई पक्ष झुकने को तैयार नहीं था। महापंचायत के लिए जीपों से अनाउंसमेंट। इस बीच 5 जून की रात को पेंगोर से जुड़े गांवों के लोगों ने 6 जून को महापंचायत बुलाने की घोषणा कर दी। इसमें पहुंचने के लिए जीपों से अनाउंसमेंट की गई। 6 जून की सुबह चामुंडा माता मंदिर के बाहर टीले पर लोग ट्रैक्टर टोलियों से लेकर पहुंचना शुरू हो गए। यह सब देख समाज के नेता भी गुस्सा गए। लोगों को रोकने पहुंचे, लेकिन भीड़ किसी नेता को सुनने को तैयार ही नहीं थी। थोड़ी देर में भीड़ कुम्भेर की तरफ चली जाती है। इसके बाद वहां कुम्भेर में चारों तरफ आग की लपटें और धुआं उठता दिखाई दिया। 16 मौतें बताई जाती हैं, लेकिन वास्तविक आंकड़े कोई नहीं जानता। खेम सिंह ने हमें जो कहानी बताई, इसकी तस्दीक के लिए हम चामुंडा माता मंदिर के पास रहने वाले रिटायर्ड पुलिस एसआई नवाब सिंह से मिले। नवाब सिंह तब कोटा में तैनात थे, लेकिन दंगे के दिन वहीं थे। उन्होंने बताया कि 6 जून 1992 के दिन इस मंदिर के प्रांगण में सुबह सुबह हरियाणा, यूपी और भरतपुर जिले के साथ ही हमारे पेंगोर से जुड़े 12 गांवों के हजारों लोग जमा हो गए थे। उस दिन भीड़ किसी को नहीं सुन रही थी। सब यही कह रहे थे कि बदला लेना है। कुम्भेर में हमारी औरतों को बस से उतारकर बेइज्जत किया है, अब हम इनका बदला लेंगे। उस दिन उस भीड़ के सामने प्रशासन का कोई व्यक्ति नहीं आया। थोड़ी देर में हजारों लोग कुम्भेर कूच करने लगे। नवाब सिंह ने बताया कि तब महाराज सिंह, कैप्टन कमल सिंह, बेधड़क और लक्ष्मण सिंह जैसे समाज के नेता भीड़ को रोकने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन भीड़ बेकाबू हो रही थी। कई नेताओं को तो बुजदिल कहते हुए पंच से ही गिरा दिया गया था। इसके बाद तो हमें कुम्भेर तक चारों तरफ दलितों के घरों से उठती आग और धुआं ही दिख रहा था। चामुंडा माता मंदिर के पुजारी पंडित सुरेश शर्मा ने उस दिन मंदिर में पूजा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि महापंचायत मंदिर से थोड़ा आगे स्कूल के बाहर खुले मैदान में हुई थी। हमें तो कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हुआ है। दोपहर में जब मैं सो रहा था तो पुलिस ने आकर मुझे जगाया और कहा कि यहाँ मंदिर में तुम लोगों ने झगड़ा करवा दिया है और पकड़कर गाड़ी में बैठा दिया। मैंने उन्हें बताया कि मुझे कुछ पता नहीं है। इसके थोड़ी देर बाद मुझे उन्होंने मंदिर से काफ़ी दूर ले जाकर गाड़ी से वापस उतारते हुए छोड़ दिया। कोकिल लाल, जिनकी उम्र 67 वर्ष है, उन्होंने बताया कि 2 जून 1992 को उनके पिता बसंताराम का देहांत हो गया था। घर में शोक संदेश चल रही थी। मेरे ससुर भी शोक जताने आए हुए थे। 6 जून की सुबह अचानक हल्ला हुआ कि पेंगोर में 12 गांवों की पंचायत जुटी है और हजारों की भीड़ मोहल्ले में पहुंच रही है। सुनते ही मैं और मेरे काका बुद्धिराम घर से भाग निकले, लेकिन ससुर रघुवीर वहीं रह गए। 2-3 घंटे बाद जब वापस लौटकर देखा तो सब कुछ खत्म हो चुका था। कुछ ही क्षण बाद भीड़ ने उन्हें फरसे से काट दिया।
दीवारों पर खून के छींटे बिखरे हुए थे। ये सब बताते ही कोकिलता रोने लगे। फिर खुद को संभालते हुए बोले कि मैं मेरे 6 महीने के बेटे को इधर उधर ढूंढ रहा था। तभी फिर से हल्ला मचा कि हमलावर घूमकर वापस आ गए थे। ये सुनते ही मैं फिर से भागा। मैंने मेरे जीवन का सबसे खौफनाक हत्याकांड देखा। हजारों की भीड़ खुलेआम कत्लेआम कर रही थी। मैं डर कर हनुमान जी के मंदिर में छुप गया था, हाथ जोड़कर बस यही प्रार्थना कर रहा था कि बचा लो भगवान। अगले दिन ही कुछ लोगों के साथ मोहल्ले में वापस पहुंच पाया तो पता चला कि भीड़ ने खेतों में जान बचाकर भाग रहे मेरे काका बुद्धिराम को जिंदा ही जला दिया। उनका केवल एक पैर ही बचा था जिससे हम उन्हें पहचान पाए। फारखू देवी ने बताया कि उस दिन सुबह 4 बजे पुलिस ने यहाँ दाबिश दी और जवान लड़कों को घर में से पकड़कर ले गई थी। फिर कुछ घंटों बाद ही अचानक से भीड़ चिल्लाते हुए मोहल्ले में आई। मैं बाहर थी इसलिए पहले ही पता पड़ गया था कि मेरे ससुर बुद्धिराम ने कहा कि तुम भाग जाओ, मैं तो बूढ़ा हूँ और सब मुझे जानते हैं, इसलिए कोई कुछ नहीं करेगा। मैं अपने 6 महीने के बच्चे और बच्ची को लेकर घर से भाग निकली। भीड़ चारों तरफ से आ रही थी। यह देखकर मैंने कई बार रास्ता बदला, कभी इधर भागी तो कभी उधर। आखिर में थक हार कर एक पुलिया के नीचे दोनों बच्चों को लेकर लेट गई। बच्चे डर के मारे चिल्ला रहे थे। उनकी आवाज़ दंगाइयों तक नहीं पहुँचे, इसलिए साड़ी का पल्लू फाड़कर उनके मुंह में ठूसा। बच्चों को लेकर वहां दुबकी रही। इसी दौरान वहां से गुजर रहे लोगों की बातों से पता चला कि भीड़ ने मेरे ससुर बुद्धिराम को मार डाला। उस दिन अगर मैं पुलिया से बाहर आ जाती तो आज शायद ही मेरे वंश में कोई जिंदा बच पाता। घटना के बाद भीड़ वहां से भाग चुकी थी, लेकिन मैं इतना सहम गई थी कि रात भर बच्चों को भूखे प्यासे लेकर वहीं कई दिनों तक लेटी रही। इसी मोहल्ले में रहने वाले सुभाष चंद्र इस हत्याकांड के वक्त 21 साल के थे। सुभाष चंद्र ने बताया कि मैं और मेरे पिता गोपाली राम सौंख रोड जा रहे थे। रास्ते में पुलिस का भारी जमावड़ा था। कुम्हेर जल रहा था। पुलिस ने हमें वापस लौटा दिया। हम अपने घर बड़ा मोहल्ला की तरफ लौटने लगे। इस दौरान सामने से उपद्रवियों की भीड़ आती हुई दिखाई दी। हम भागकर देवकी नंदन के बाड़े में घुस गए। पिता ने मुझे झाड़ियों में छुपाया और खुद एक कमरे में छिप गए। दंगाइयों ने मेरे पिता को बलम पहलवानों का भारी लकड़ी का बल्ला से मार डाला। मेरे पिता को मैंने अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखा। इतना डर गया कि शाम तक झाड़ियों में छिपा रहा। आर्मी के जवान वहां से गुजरे तो मैं वहां से बाहर आया। 4 और 5 जून की रात को कुम्भेर से लगते नगला कुम्भा और नगला डंडू में बड़े पैमाने पर अगजनी और दंगे हुए। 6 जून को पुलिस ने तड़के की कुम्भेर के बड़ा मोहल्ले हमलावरों को पकड़ने की योजना बनाई। छापेमारी की गई तो वहां से विस्फोटक सामग्री जब्त की गई। 3 मामले भी दर्ज किए गए। दोनों गांव में अगजनी और दंगों की घटना को लेकर अलग से 2 मामले दर्ज किए गए। दलित समाज के 46 लोगों को शांति भंग के तहत धारा 151 में बंद किया गया। 6 जून को बड़ी संख्या में पेंगोर के टीले में चामुंडा माता मंदिर के बाहर लोग इकट्ठा हुए। यहाँ एक बड़ी महापंचायत आयोजित की गई थी जहाँ सबक सिखाने का निर्णय लिया गया। बड़ी घटना को लेकर आशंकित सभी अधिकारी कुम्भेर में तैनात थे। प्रशासन को जब पंचायत की मंशा के बारे में पता लगा तो पुलिसकर्मियों को कुम्भेर में जगह जगह तैनात कर दिया गया। 6 जून को दोपहर 2 बजे महापंचायत में जुटी भीड़ ने कुम्भेर में बड़ा मोहल्ला पर हमला बोल दिया। भीड़ अगजनी दंगे हत्या और लूटपाट करने लगी। भीड़ दलित बस्तियों में फैल गई। दूसरी तरफ पुलिस भीड़ पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। मुनादी करवाकर सभा को गैरकानूनी घोषित किया गया। पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और बारूद का सहारा भी लिया, लेकिन ये सब बेनतीजा रहा। 6 जून 1992 के दिन शाम करीब 5:15 बजे कुम्भेर के तत्कालीन SHO राजकरण सिंह ने खुद ही 37 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया।
कि 6 जून को कुम्भेर के बाड़ा मोहल्ला के अनुसूचित जातियों के लोगों और आसपास के गांवों के लोगों में तनाव हो गया था। इसकी पूर्व सूचना पर भारी पुलिस जब्ता तैनात किया गया था। उनकी खुद की ड्यूटी कुम्भेर बिजली घर चौराहे से लेकर बस स्टैंड तक थी। दोपहर 2 बजे के करीब पेंगोर की तरफ से 5 से 6 हजार लोगों की भीड़ बिजली घर चौराहे के पास आई। वो भीड़ बड़ा मोहल्ला की तरफ जा रही थी। सभी के हाथ में लाठी, तलवार, फरसे, बंदूकें और हथगोले के अलावा दूसरे कई बड़े हथियार भी थे। एसएचओ राजकरण सिंह ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भीड़ दलितों के मकानों को जलाते हुए आगे बढ़ रही थी। पुलिस ने भीड़ को रोकने के प्रयास किए तो भीड़ ने पुलिस पर भी हमला बोल दिया और फायर कर दिए। जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। फिर भीड़ कंट्रोल नहीं हुई तो पुलिस ने 30 राउंड फायर भी किए। तब जाकर भीड़ तितर बितर हुई, लेकिन तब तक भीड़ पूरे कुम्भेर में अलग अलग जगहों पर बिखर गई थी। भीड़ ने बड़ा मोहल्ला नाहरगंज, डी गेट, सेठ का मड़ मोहल्ला के दलितों के 50 से 60 घर पूरी तरह से आग के हवाले कर दिए गए थे। वहीं 250 से ज़्यादा मकानों में अगजनी को अंजाम दिया गया। भीड़ ने कैला पुत्र कार्य, हब्बल पुत्र किराडी, लुंगा पत्नी राम खिलाड़ी विदो, पत्नी रामदयाल, भगवत पुत्र प्रभावती और 2 अज्ञात सहित 7 लोगों को जान से मार दिया। वहीं इस दंगे के कई घायल भी हो गए। भीड़ में शामिल 37 लोगों पर एसएचओ यानी राजकरण सिंह ने धारा 147, 148, 149, 323, 307, 302, 436, 427 एवं SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया था। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि कुम्भेर कांड में विदो की पत्नी रामदयाल, राम खिलाड़ी और उसकी पत्नी लोगो देवी, रघुवीर पुत्र हब्बा, भगवत पुत्र प्रभावती, कैला पुत्र कार्य, हब्बल पुत्र किराडी, नथीलाल पुत्र मरुआ, गोपाली पुत्र बुढ़ा, दुर्गाराम पुत्र चेताराम और बुद्धिराम सहित 11 लोगों की हत्या की गई थी। इसके अलावा 500 ऐसे मिले जिनकी शिनाख्त ही नहीं हो पाई। दंगाई भीड़ ने कुल मिलाकर 16 लोगों की हत्या कर दी थी। सीबीआई को अपनी पड़ताल में यह भी पता चला कि सेंथरी गांव निवासी एक महिला अपने पति और रिश्तेदारों के साथ गांव से भाग रही थी तो कुम्भेर कस्बे के पास खेतों में भीड़ ने उसे घेरते हुए उसके साथ मारपीट की। यहाँ दंगाइयों की भीड़ ने उसके प्राइवेट पार्ट में लाठी डाल दी। वहीं एक अन्य महिला के कपड़े भी फाड़ दिए। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में 87 लोगों के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 330, 324, 325, 326, 380, 451, 427, 429, 435, 302, 436, 354 एवं 153 SC/ST एक्ट के तहत अलग अलग 3 धाराओं में आरोप पेश किए हैं। इनमें रेप की धारा भी शामिल हैं। इस मामले में 20 दिन बाद ही सीबीआई जांच बैठा गई थी, जिसमें पूरी कहानी सामने आई कि 16 लोगों को मारते समय भीड़ बर्बरता पर उतर आई थी। लोग जान की भीख मांग रहे थे, लेकिन दंगाई बेखौफ थे। महिलाओं से भी अश्लीलता की हदें पार कर दी गई थी। इस हत्याकांड के पीड़ितों को इंसाफ के लिए 31 साल तक का लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। इस दौरान 20 जज बदले गए और सजा का फैसला आने से पहले ही 36 मुजरिमों की तो मौत हो गई। जो जिंदा बचे उनमें 41 कोर्ट ने बरी हो गए। 6 जून 1992 के दिन हत्याकांड के बाद शाम करीब 5:15 बजे कुम्भेर के तत्कालीन एसएचओ राजकरण सिंह ने थाने जाकर 37 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। उनकी लिखी एफआईआर में था कि दोपहर 2 बजे के करीब 5 से 6 हजार लोगों की भीड़ ने पुलिस पर भी हमला बोल दिया। जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन भीड़ कंट्रोल नहीं हुई। दंगाइयों को रोकने के लिए 20 राउंड फायरिंग की गई, लेकिन कुछ ही देर में भीड़ ने 50 से 60 घर पूरी तरीके से आग के हवाले कर दिए। 250 से ज़्यादा मकानों में आगजनी कर दी गई। 2 अज्ञात सहित कुल 7 लोगों को जान से मार दिया।
भीड़ में शामिल 37 लोगों पर एसएचओ राजकरण सिंह ने धारा 147, 148, 323, 307, 302, 436, 427 एवं एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया था। मामला दर्ज होने के तुरंत बाद इसकी जांच रेंज ऑफिस के डीएसपी लोकेश कुमार को दी गई थी। कुंभेर कांड ने देश की राजनीति तब भूचाल ला दिया था। तब रामविलास पासवान से लेकर मायावती एवं देश के लगभग सभी दलित नेता कुंभेर पहुंचे थे। उन्होंने इस मामले को लेकर सांसद एवं विधानसभा से लेकर सड़कों पर हत्याकांड के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। यही था कि घटना के 20 दिन बाद राज्य सरकार की सहमति से 26 जून 1992 को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने अपनी पड़ताल में माना कि 6 जून को कुंभेर में जो जातीय हिंसा भड़की थी वो 1 जून को सिनेमा हॉल में हुए विवाद का प्रतिफल था। इसके बाद से ही कुंभेर में अलग अलग जगहों पर दलित और अन्य वर्ग के लोग आमने सामने होना शुरू हो गए थे। कई जगहों पर मारपीट हुई। इसके बाद कुंभेर बस स्टेशन पर उत्पात भी मचाया गया था। इसके विरोध में 6 जून को पेंगोर के चामुंडा माता मंदिर के बाहर दूसरे वर्ग के लोगों ने महापंचायत बुलाई थी। भीड़ कुंभेर की तरफ रवाना हुई और 16 दलितों की हत्या कर दी। इनमें 5 के 100 की शिनाख्त आज तक नहीं हो पाई है। विदो की पत्नी रामदयाल दंगाइयों के भीड़ ने कुंभेर के बड़ा मोहल्ला में स्थित उसके घर में घुसकर मार डाला था। उसके शरीर पर 7 चोटें थीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सामने आया कि यही चोटें उसकी मौत का कारण बनी थी। राम खिलाड़ी और उसकी पत्नी लोगो खेत में काम कर रहे थे, तभी वहां दंगाई की भीड़ जा पहुंची। यहां भीड़ ने उन्हें घेर कर मारपीट करते हुए दोनों की हत्या कर दी। पड़ताल में यह भी सामने आया कि इसी खेत में भीड़ ने 2 दलित महिलाओं को नग्न कर उनके साथ अश्लीलता की हदें पार कर दी थी। दोनों महिलाएं अभी भी जिंदा हैं। रघुवीर पुत्र हब्बा दंगों के दिन रघुवीर कुम्हेर के बड़ा मोहल्ला में अपनी इकलौती बेटी रामजी के ससुराल आया हुआ था। उसे बेटी के घर में ही बने कमरे में दंगाइयों ने मार डाला। उसके शरीर पर 5 चोटें थी। शव की हालत ये थी कि पहले तो उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी। उसे मवासी पुत्र रोशन के रूप में पहचाना गया। बाद में मवासी हॉस्पिटल में जिंदा मिल गया। इसके बाद ही उसकी सही शिनाख्त हो पाई थी। भगवल पुत्र प्रभाती दंगा भड़काने के बाद भीड़ से बचने के लिए भगवत खेतों की तरफ भाग रहा था। उसे भीड़ के बीच रास्ते में ही पकड़ लिया गया। मारपीट के बाद भगवत बुरी तरीके से घायल हो गया था। शाम को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, पर रात होते होते उसने दम तोड़ दिया था। कैला पुत्र कार्य कैला को दंगाइयों की भीड़ ने बड़ा मोहल्ला कुम्भेर में स्थित उसके बेटे के घर की पहली मंजिल पर बने कमरे में घुसकर मार डाला था। हब्बल पुत्र किरोडी हब्बल को भीड़ ने तब मारा था जब वो अपने खेतों के पास बचने के लिए लोगों के शरण मांग रहा था, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। भीड़ ने पहले उसके साथ मारपीट की और फिर उसे जिंदा ही जला दिया। नत्तीलाल पुत्र मरुआ नत्तीलाल डींग स्कूल में चपरासी था। दंगे भड़कने से ठीक पहले वो अपने गांव जा रहा था। इस दौरान जब वो चामुंडा माता मंदिर के पास पहुंचा तो उसे बड़ी भीड़ आती दिखाई दी। उसने पास ही स्थित छिंदा के घर में शरण पाने के लिए छिंदा से शरण मांगी, लेकिन उसे मदद नहीं मिली। इसके बाद वो बादामी जाटों के ट्यूबवेल की तरफ भागा, जहां उसे भीड़ ने पकड़ लिया। संगीन मारपीट के बाद उसे वहां अधमरा छोड़ दिया गया। इसके बाद जब भीड़ कुम्भेर से वापस लौट रही थी तो अधमरी हालत में पड़े नत्थीलाल को जिंदा ही जला दिया। गोपाली पुत्र बुढ़ा गोपाली कुम्भेर के ही मोहिंदर नाम के व्यक्ति के खाली घर में छिप गया था, लेकिन भीड़ ने उसे वहीं पकड़ लिया और धारदार नुकीले हथियार से वार कर मौत के घाट उतार दिया। दुर्गीराम पुत्र चेताराम दुर्गीराम को भीड़ ने डिंग गेट कुम्हेर स्थित उसकी तेल मिल में घेर लिया था। वहां उसके साथ संगीन मारपीट की गई। देर शाम घायल हालत में उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। 20 जून को उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई।
बुद्धिराम कुम्हेर के बड़ा मोहल्ला का रहने वाला बुद्धिराम जान बचाने के लिए भाग रहा था। हालांकि वो कुछ दंगाइयों से भी मिला हुआ था। बावजूद इसके उसके दंगाइयों ने जिंदा जला दिया था। उसके पैर का एक छोटा सा हिस्सा ही बच पाया था। इसके अलावा पूरा शरीर राख में बदल गया था। पति के सामने महिला के प्राइवेट पार्ट में डाल दी लाठी। अपने पति और रिश्तेदारों के साथ गांव से भाग रही थी तो कुम्हेर कस्बे के पास खेतों में भीड़ ने उसे घेरते हुए उसके साथ मारपीट की। यहाँ दंगाइयों की भीड़ ने उसके प्राइवेट पार्ट में लाठी डाल दी। वहीं एक दिन अन्य महिला के कपड़े भी फाड़ दिए गए। इस मामले की सुनवाई के दौरान फैसला आने से पहले ही सूरजमल, पुष्पेंद्र, कप्तान महाराज सिंह, जगदीश प्रसाद झा, कैलाशी, जगदीश, मनोहरी, दाऊद दयाल, गुलाब सिंह, प्रेम सिंह, राजवीर सिंह, बदन सिंह, भूप सिंह, छितर सिंह, अमोली, रोशनी सिंह, अर्जुन सिंह, सोनवर सिंह, गुलाब सिंह, बुड्ढा, कंचन सिंह, सोहनलाल, रामकिशन, किरण सिंह, हरदम, उमेद सिंह, श्रीश चंद्र, जगराम, चंदालाल, करण सिंह, कमल सिंह, बच्चू, सुजाना सिंह, पूरन कमल सिंह और चत्तर सिंह की मौत हो गई। वहीं एक अन्य आरोपी महेश पुत्र मंगतूराम पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया, जिसके चलते उसे भगौड़ा घोषित कर दिया गया था। सुनवाई के दौरान सीबीआई की तरफ से 234 मौखिक गवाह कोर्ट में पेश किए गए। इनमें से 49 गवाह कोर्ट में दिए गए बयानों से पक्षद्रोही साबित हो गए। वहीं सीबीआई ने जांच में 227 दस्तावेजी एविडेंस भी पेश किए गए थे। केस की सुनवाई के दौरान और फैसला आने से पहले तक 12 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और 20 जज बदल दिए गए। इस मामले में सीबीआई की तरफ से पेश किए गए कई जस्मदीद गवाहों ने कोर्ट में पक्षद्रोही होने के बावजूद बाकी बचे जस्मदीदों के बयानों एवं केस से जुड़े तथ्यों सबूतों के आधार पर कोर्ट ने 31 साल बाद अपना फैसला सुनाया है। भरतपुर की SC/ST कोर्ट की विशिष्ट न्यायाधीश गिरिजा भारद्वाज ने जिंदा बचे 50 आरोपियों में से 9 आरोपियों को दोषी माना है। वहीं 41 आरोपी संदेह का लाभ लेकर बरी हो गए। कोर्ट ने 9 आरोपियों लखो पुत्र राम सिंह, राजवीर पुत्र फुंदी, शिव सिंह पुत्र राम सिंह, मान सिंह पुत्र भमरी, गोपाल पुत्र उदयराम, प्रीतम सिंह पुत्र गिरिराज सिंह, पारस जैन पुत्र मणकनचंद जैन, चेतन पुत्र जय सिंह और प्रेम सिंह पुत्र विदो सिंह का धारा 148, 302, 149, 304, 149, 323, 149, 324, 149, 325, 326, 436, 429, 449, 451, 149, 380, 149 SC/ST एक्ट की धारा के तहत दोषी माना गया। एडवोकेट राजेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि इस केस में पहला जजमेंट आने में 31 साल का लंबा वक्त लगा। इसके पीछे कई कारण थे। पहला तो इस केस में 283 गवाह थे। सभी गवाहों को गवाही के लिए तलब करने और उनकी गवाही लेने में भी काफ़ी टाइम लग गया। वहीं दूसरा कारण बना ट्रायल के दौरान 36 मुजरिमों की मौत होना। किसी केस में जब भी किसी मुजरिम की मौत होती है तो हर बार कोर्ट में उसका डेथ सर्टिफिकेट पेश करना पड़ता है। इसमें काफ़ी वक्त लगता है। इस केस में 36 बार ये प्रोसेस हुई। इस बार इसके चलते ट्रायल भी डिले हुआ। इसके अलावा सीबीआई के पब्लिक प्रोसिक्यूटर लोग अभियोजन की गैरहाजिरी में भी कई बार रही। कई बार ऐसी स्थिति बनी कि कोर्ट में गवाह मौजूद थे पर सीबीआई को लोक अभियोजन नहीं पहुंच पाया। कई बार अभियोजन पहुंचा और गवाह ही नहीं पहुंच पाए। यही हाल इस केस से जुड़े सरकारी गवाहों एवं दस्तावेजी रिकॉर्ड्स का रहा है। इस केस में देरी होने का तरीका सबसे बड़ा कारण रहा कि 20 से ज़्यादा जज बदल दिए गए। ये सभी कारण इस केस में 31 साल के लंबे समय बाद जजमेंट आने के कारण हैं। भरतपुर की SC/ST कोर्ट की विशिष्ट न्यायाधीश गिरिजा भारद्वाज ने फैसले में टिप्पणी करते हुए लिखा कि 6 जून 1992 के दिन कुम्हेर में दंगाइयों ने जनजाति शत्रुता दिखाते हुए अगजनी कर मानवता को खत्म करने का प्रयास किया था।